नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज के वीडियो में हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में कुछ जानकारियाँ ले लेते हैं। देखो, ये जो टॉपिक है वो बहुत ही एक शानदार टॉपिक माना जाता है। और जब आपको इसके बारे में कुछ जानकारियाँ हो जाएंगी, जब इस टॉपिक को आप डीपली समझ जाओगे, तो इसके साथ साथ ही आप अंग्रेज़ों द्वारा पिछले 100 सालों में यानी कि 1757 से लेकर के 1857 तक क्या क्या कृत्य किए, क्या क्या कुकर्म किए, उनके बारे में जानकारियाँ मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक चीज़ को जान लेते हैं। वहाँ की जो ब्रिटेन की महारानी थी उस समय, वो थी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पार्मस्टन। ठीक है, ये नोट करते चलिए आप लोग। भारत के मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय। और यही हमारे भारत के सबसे अंतिम मुगल बादशाह थे। ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी बर्मा में जाकर के। ठीक, चौथा चीज़ है कि भारत का जो गवर्नर जनरल थे उस समय वो था लॉर्ड कैनिंग। फिर क्रांति की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 ईस्वी को। इसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे, जैसे मंगल पांडे ने किस प्रकार से मेजर बाग और हिल्सन की हत्या की थी 29 मार्च को। किस प्रकार से उसने चर्बी वाले कारतूस को नहीं यूज़ करने से मना कर दिया था, यूज़ नहीं करना चाहता था वो, और कैसे उसको फांसी दे दी गई थी 8 अप्रैल को। इस सारे बातें पे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बेसिक चीज़, पुरानी राइफल का जो नाम था उसका नाम था ब्राउन बैस। पुरानी राइफल जो थी उसका नाम क्या था? ब्राउन बैस। नई राइफल का नाम था एनफील्ड राइफल। क्या नाम था? एनफील्ड राइफल। और क्रांति का जो प्रतीक है वो था चपाती और कमल। चपाती जो रोटी और कमल। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज हो गई। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ। चलिए अब हम लोग इसके कारणों को जानेंगे। अब देखो आप कि कोई भी काम होता है, जैसे आप घर का एग्जाम्पल ले लो। बहुत सारी पति पत्नियों में लड़ाई होती है कि नहीं? और अमूमन होता है, किसी भी रिश्ते में लड़ाई झगड़ा होता है। यही तो बॉन्ड बांध कर रखता है कि चलो लड़ाई हो रहा है तो सब कुछ ठीक है। ठीक है, क्योंकि एक साथ रहने में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होता ही है ना, इंसान है भाई। तो जब लड़ाई होता है पति पत्नियों में, तो एकाएक ही लड़ाई नहीं स्टार्ट हो जाती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ बैकग्राउंड काम ही करता है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि बेचारा पति क्या करता है कि किसी और औरत से थोड़ा बात कर लिया। उनका पर्पस गलत नहीं रहता है, सिर्फ बात कर रहा है, लेकिन पत्नी ने देख लिया। उनके दिमाग पर तो माँ दुर्गा सवार हो जाती हैं कि कैसे इससे बात कर लिया, उसने हंस कर बात कर रहे थे तुम। फिर और भी बात सोचता है कि उनके दिमाग में देखो, कोई भी बात नॉर्मली बात हुई, उसके दिमाग को और ऊपर चढ़ा के ले जाते हैं, एक सातवें आसमान पर ले जाकर चढ़ा कर सोचते हैं कि अरे यार ये क्या हो रहा है। फिर कभी कभी एकाएक क्या हो गया कि उधर से मैसेज आ गया हाय, और मोबाइल पत्नी के हाथ में थे, पति बेचारे अलग थे। और जैसे देखने के अरे उसने मैसेज कर दिया, बस क्रांति शुरुआत हो गई घर में। क्या क्या कौतूहल मचेगा वो तो बताने की जरूरत नहीं, आप तो खुद समझते हो। ठीक है, तो यानी कि एक नॉर्मल चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि कोई भी क्रांति होती है, कोई भी काम होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ बातें होती हैं। आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग जब आईएएस ऑफिसर बनोगे, चाहे कोई नौकरी प्राप्त करोगे या अपने लाइफ में सफलता प्राप्त करोगे, तो उसके पीछे आपका बेसिक चीज़ जो है वो काम आएगा। ठीक है, तो हम लोग कारणों के बारे में पहले जानेंगे। पहला कारण के बारे में जानेंगे, इसके क्या क्या कारण थे। देखिए, सबसे पहला कारण क्या था, इसके बारे में हम लोग आराम से पहले देखते हैं। आप लोग नोट करते चलो। पहला है आर्थिक कारण। क्या था? आर्थिक कारण। दूसरा था सामाजिक कारण। सामाजिक कारण। तीसरा था धार्मिक कारण। चौथा था राजनीतिक कारण। पांचवा था सैनिक कारण। और छठा था तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
पहला है आर्थिक कारण, दूसरा है सामाजिक कारण, तीसरा है धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, सैनिक कारण और तात्कालिक कारण। देखिए, कोई भी क्रांति करना हो, चाहे कुछ भी करना हो आपको, तो सबसे पहले आपके पास पैसे रहने चाहिए। ठीक है? पैसे रहने चाहिए, पेट भरा रहना चाहिए। और अगर आपका पेट ही नहीं भरा रहेगा, तो आप कुछ कर पाओगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास पैसे नहीं रहेंगे, तो यार पैसे के कारण तो आजकल ज़िंदगी को भी नहीं बचाया जा सकता है ना? ऐसे पैसे की हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंस होता है। तो समझो, जब अंग्रेज लोग आए हमारे देश में, सबसे पहले हम लोग आर्थिक कारण को समझेंगे, ठीक है? पहले हम लोग आर्थिक कारण को समझ लेते हैं। एक-एक करके धीरे-धीरे समझते जाएँगे। पहला है, देखिए, आर्थिक कारण में क्या है कि हमारे देश में जब अंग्रेज लोग आए, तो उनका पहला पर्पस था कि अधिक से अधिक हम धन कमाएँ। पहला पर्पस यही था कि जितना से अधिक हम धन कमाएँ। इसके लिए उन्होंने मानवता को ताक पर रख दिया। कोई उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि हम लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं। इसको समझिए, वो लोग भी इंसान ही थे, लेकिन इंसान नहीं थे, इंसान के रूप में शायद जानवर ही थे। कोई हमदर्दी नहीं थी। यार हम लोग तो इंसान थे, हम लोग भी तो इंसान थे। वो एक तरह से उन लोग भी इंसान ही थे, लेकिन इंसानों के प्रति जो दया भाव, जो मर्म होता है ना, उससे ये पूरी तरीके से घोर कर पी गए थे। कौन? अंग्रेज़ लोग। ठीक है? जब वो यहाँ पे आते हैं, तो उनका मेन पर्पस था कि वो अधिक से अधिक धन कमाना। ठीक है? इसके लिए उन्होंने क्या किया कि मानवता को दरकिनार कर दिया, ऐसे आप बोल सकते हैं, किनार कर दिया। यानी कि मानवता को उन्होंने इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया। बस उनको चाहिए पैसा और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? पैसा चाहिए। बस यही चलता रहा। ठीक है? फिर क्या होता है कि जो हमारे उस समय शिल्पकार थे, बहुत सारे अ, उद्योग धंधे लगाने वाले। देखिए, कुटीर उद्योग ही चलता था उस समय हमारे देश में। इतना बड़ा पैमाने पे कोई उद्योग धंधे नहीं थे कि जिसका बड़ा इम्पैक्ट पड़े, क्योंकि कल कारखाने उतने थे ही नहीं हमारे देश में। तो छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग, उनका भी बहुत मायने में ह्रास हुआ। कुटीर उद्योग का भी बहुत मायने में ह्रास हुआ। जैसे कपड़ा, ये सब उद्योग फैलाया जाता था पहले भारत में, लेकिन जैसे ही इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, यूरोपीय देशों में, इसके कारण वहाँ पे अच्छे-अच्छे कल कारखाने लग गए। अब आप समझो कि अगर आपको कोई एक अच्छे तरीके से कपड़े बना कर देता है, जैसे ये हो गया, ठीक है? इस टाइप के कपड़े बना कर देता है, और एक कपड़ा हो गया कि जो बहुत मोटा धागा का बना हुआ रहे, ठीक है? भारी भरकम है, तो आप बतलाओ, आप किस कपड़े को पहनना पसंद करोगे? बेसिक बात है कि आप लोग इस कपड़ों को पहनना पसंद करोगे। तो जो अंग्रेज लोग थे, उन्होंने ऐसे-ऐसे कपड़े बनाए, एकदम बारीक बुनाई वाले सूती कपड़े बनाए। भले ही संसाधन को हमारे देश से, हाँ, वो संसाधन उसके लिए बनाने के लिए हमारे देश से ही ले जाते थे। लेकिन जब उन्होंने बनाया वैसे और भारतीय बाज़ारों में लाया, तो उसका बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है? उनका बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और जो भारतीय कपड़े थे, उनकी बिक्री बहुत कम होती चली गई। यहाँ तक कि खुद भारत की बात मैं बोल रहा हूँ। भारत में ऐसी कंडीशन होने लगी। पहले जो हमारे देश के कपड़े थे, वो विदेशों में अपना एक प्रभुत्व जमाए हुए थे, ठीक है ना? एकदम भारतीय कपड़े को इतना पसंद किया जाने लगा था कि इसके सामने किसी और का मुकाबला ही नहीं था। लेकिन जैसे औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, बस सारा क्रेज़ गिरता गया, और भारतीय श्रमिकों को, भारतीय शिल्पकारों को, जो कुटीर उद्योग थे, छोटे-छोटे उद्योग चलाने वाले थे, वे सड़क पर आ गए, मुकाबला नहीं कर पाए। ठीक है? ये बात एक और रही, ये आर्थिक कारण में हो गए। फिर क्या होता है कि अंग्रेज लोगों ने हमारे देश को बहुत हद तक लूटा। उनको कहने का मतलब है कि जैसे उनको धन चाहिए बस, और कुछ नहीं। ज़रूरत नहीं है कि मानवता कहाँ जाए, क्या हम करें, कुछ नहीं। बस उनको चाहिए पैसा, पैसा ही पैसा। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि भारतीय संसाधनों का दोहन कर अधिक से अधिक पैसा वह कमाने लगे। भारतीय संसाधनों का बहुत दोहन किया और अधिक से अधिक पैसा कमाने लगे। भारतीय धन को वो कहाँ पे? इंग्लैंड में भेजने लगे। ठीक है? फिर क्या होता है कि एक बात आपको ध्यान में देने यहाँ योग्य है कि जब
भारत की हम लोग बात करते हैं तो मध्यकाल में दुनिया की मान लीजिए कि टोटल अर्थव्यवस्था 100% है, तो उसमें मात्र 25% अकेले भारत में ही संलग्न रहता है, भारत में ही डिपेंडेंट रहते हैं। यानी कि 100% में 25% केवल भारत की अर्थव्यवस्था थी। मुझे कितनी बड़ी बात थी। और अब देखिए क्या कंडीशन बना दिया है। देखिए जो अंग्रेजों ने हमें लूटा, उसका दूरगामी परिणाम आज भी हमारे समाज में, हमारे देश में देखा जा रहा है। अगर आप लोग समझो, एक खुद से समझने की कोशिश करना कि अगर अंग्रेज लोग हमारे देश में नहीं आए होते तो क्या होता। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसके बारे में सोचना और इस पे हो सके तो कुछ लिखने की कोशिश करना। और नहीं तो अगर सोचोगे भी तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ नया चीज़ें जरूर आएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए लोग एक और चीज़ समझते हैं। अब किसान के ऊपर भी बहुत खतरनाक प्रभाव इन पे पड़ा, किसानों के ऊपर भी। किसान, अब किसान भी इससे छूते नहीं रहे। देखिए उनको, अंग्रेजों को चाहे था पैसा, इसके लिए चाहे कुछ भी करें, तो उन्होंने टारगेट किया हमारे देश के किसानों को। क्योंकि हमारा जो देश है वो अभी भी किसान प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। और उस समय तो था ही, उसमें तो और भी ज़्यादा था। तो किसानों से ही, किसान बहुत ज़्यादा थे, खेती करते थे, तो इनसे ही अधिक मात्रा में लगान की वसूली की जाती थी। ठीक है, लगान की वसूली की जाती थी। इसके लिए जो अंग्रेज हैं वो अलग अलग प्रकार की नीतियां लाते गए। जैसे पहली नीति रैयतवाड़ी हो गई, मैं लिख रहा हूँ। पहली नीति क्या है? रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी। ठीक है। दूसरी नीति है अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त। तीसरी चीज है महालवाड़ी, महालवाड़ी। ये सारी जो नीतियां लाई गई, इसने किसानों की स्थिति को बद से बदतर बना दिया। देखिए चाहे कुछ भी हो, सूखा पड़े कि बाढ़ आ जाए, फसल बर्बाद हो जाए, फसल ना होवे कि फसल बहुत ज़्यादा हो जाए, जो अंग्रेजों ने लगान को तय कर दिया वो लगान उनको देना था। चाहे वो मर के दें कि जी कर दें, कैसे भी उनको देना ही था। अगर फसल बर्बाद हो जाती है फिर भी उन्हें देना है। कोई दया नाम की चीज़ नहीं थी अंग्रेज़ों में, बस उनको चाहिए लगान। तो किसान लोग क्या करते हैं कि जो वहाँ के साहूकार जमींदार थे उनसे वो कर लेते थे, उनसे वो कुछ उधार ले जाते थे। और उधार की दरें इतनी ज़्यादा थी, ब्याज की दरें इतनी ज़्यादा थी कि उसे चुकाने में पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी तक बीत जाती थी किसानों की। समझ रहे हैं ना? बार बार किसान अब बतलाइए, ब्याज लिया है, ठीक है, उसे अंग्रेजों को चुकाएंगे कि खुद खुद खाएंगे, ये बात भी सोचने वाली बात है ना। अंग्रेजों को दे दिया, उसमें कुछ बात बची तो अपने लिए रख लिया। उसी पैसे से आने वाले टाइम में वो खेती करते हैं, खेती की तो उसमें जो लगान वाला कुछ भाग है, बहुत ज़्यादा मात्रा में लगान लिया लिया जाता था, तो लगान को दे दिया जाता था। ठीक है, अंग्रेजों को लगान के रूप में कुछ पैसे दे दिए, कुछ अपने खाने के लिए रख लिए। और उन जो जिनसे साहूकारों से लगान लिए थे उनको दे पाना उनके लिए मुश्किल हो जाता था। और ब्याज की दरें धीरे धीरे बढ़ती जाती थी, यहाँ तक कि चक्रवृद्धि ब्याज का वहाँ पे प्रचलन था। आप समझो क्या कंडीशन रहा होगा उसमें। समझ गए? तो ये किसानों की स्थिति भी दयनीय होती चली गई। तो ये कुछ न कुछ ये आर्थिक कारण थे जो 1857 की क्रांति में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो सिपाही लोग थे अंग्रेजी सेना में, वो अधिकतर किसान वाले बैकग्राउंड से ही आते थे। समझ रहे हैं ना? क्योंकि अधिक वहाँ 100 परिवारों में लगभग 95-90% जो परिवार हैं वो तो किसान ही थे। और सैनिक कहाँ से जाएंगे? किसानों से ही ना, किसानों के परिवार से ही ना। तो जब ऐसी चीज़ आते आ गई तो इसका प्रभाव निश्चित रूप से सिपाहियों पर पड़ा, है ना। और आज भी देख लीजिए, आज भी हमारे देश की रक्षा करने के लिए अधिकतर किसान के पुत्र ही जाते हैं, किसान के बेटे ही जाते हैं। बड़े बड़े नेताओं के लोग, बड़े बड़े नेताओं के बेटे तो आराम से अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, विदेश जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। ये सब हमारे गांव के लोग ही हमारे देश की असली सेवा करते हैं। चाहे एक गाना भी था कि एक बॉर्डर पे खड़ा है और एक गांव में रह के किसानी कर रहा है, यानी कि दोनों तरीके से वो मातृभूमि की सेवा ही कर रहे हैं। चलिए, हम लोग ने बात कर लिया ये आर्थिक व्यवस्था पे। अब हम लोग बात करते हैं सामाजिक कारण पे। पहली बात हो गई आर्थिक कारण, दूसरी बात हो गई, अब हम लोग बात करते हैं सामाजिक कारण पे। सामाजिक कारण क्या था?
सामाजिक कारण। सामाजिक कारण, आप लोग एक फ्रेम बनाते चलिए। जैसे जब आप इतिहास पढ़ते हो तो अपने आप को उस क्षेत्र में, उस समय वाले क्षेत्र में, उस समय उस काल में अपने आप को ढालने की कोशिश करना है, ठीक है? क्योंकि इससे जब कनेक्टिविटी आपके अंदर आती है तो इससे ज़्यादा समझ में आता है। दूसरा क्या है? सामाजिक कारण, ठीक है? सामाजिक कारण को समझिए। जो अंग्रेज लोग थे वो भारतीय लोगों को एक के साथ पाशविक व्यवहार करते थे। पाशविक व्यवहार मतलब पशु के जैसा। वो कहते थे, अंग्रेज लोग का कहना था कि हम लोग कुत्ते को अपने घरों में ला सकते हैं लेकिन भारतीयों को नहीं। यानी कि हम लोग को कुत्ते से भी नीचे कहा जाता, समझा जाता था। हमारे देश के नागरिकों को, हमारे पूर्वजों को सुअर कहकर बुलाया जाता था। समझिए कितनी घटिया बात थी, है ना? यानी कि पाशविक व्यवहार, पशु से भी खतरनाक खराब व्यवहार किया जाता था हमारे साथ, ठीक है? आज हमारे ही मुल्क के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक आज हाउस ऑफ कॉमन्स और ब्रिटिश की संसद में अपना कुत्ता चला रहे हैं। देखिए क्या है, आज वहाँ का प्रधानमंत्री बने हुए हैं। समय सबका बदलता है, समझ रहे हैं ना? तो ऐसी बात नहीं है, समय अभी भी बदला है और आगे भी बदलते रहेगा। देखिए ना, एक तरह से हमें यार विश्व गुरु बनना है, लेकिन सबसे पहले अपने आप को उस लायक बनाना है, तब हम ना विश्व गुरु बन पाएंगे। अभी एक झलक है कि वहाँ पे बन गए हैं वो ऋषि सुनक प्रधानमंत्री। अब सामाजिक कारण के बारे में समझिए। यानी कि पाशविक व्यवहार चलता था। पाशविक व्यवहार, व्यवहार हमारे हमारे जो उस समय के लोग थे उनके साथ पाशविक व्यवहार चलता था, यानी कि कमतर समझते थे अपने से। दूसरा चीज़ था कि जो रूढ़िवादी भावना चलती आ रही थी, जो प्राचीन काल से कुछ व्यवस्थाएं चलती आ रही थी, जैसे कि सती प्रथा हो गई, सती प्रथा, सती प्रथा हो गया, और बाल विवाह हो गया, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह, विवाह, ठीक है? और भी चीज हो गए, कन्या भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, और नरबलि प्रथा, नरबलि प्रथा, प्रथा। ये सारी जो कुरीतियां थी, उन्होंने उस पर रोक लगाने की कोशिश की अंग्रेजों ने। देखिए अभी के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करें तो ये सही कर रहे थे। आज सती प्रथा पूरी तरीके से बैन है। अब समझो कि कोई अगर पुरुष मर, किसी की पति मर जाता है और उससे औरत को चिता में उसके साथ लहराया जाएगा, जलाया जाएगा, कितनी खराब बात है। आप उस भयानक घटना को अपने दिमाग में सोच कर देखो। एक लड़की पूरा जल रही है, 10 लोग बड़े बड़े मोटे मोटे डंडे लेकर हैं कि निकलेगी, उसको धक्का मार के पुनः चिता में डाल दिया जाएगा। बेचारी चिल्ला रही है, कराह रही है, लेकिन उसके दर्द को कोई समझने वाला नहीं है। ये सारी व्यवस्था अंग्रेजों ने देखा तो उन्होंने क्या किया कि इस पे रोक लगाने की कोशिश की। बाल विवाह की प्रथा चली। इसमें क्या होता था कि लड़का है 20 साल का, लड़की मात्र 6 साल की, 9 साल की, ठीक है? ऐसी ऐसी बातें तो चलते थे। कभी कभी तो देखा गया है कि लड़की है मात्र 13 साल की और लड़का है 50 साल का, उसको लड़का नहीं बुजुर्ग कहें, ठीक है? यानी बाबा दादाजी का रिश्ता हो जाता है यहाँ पे, 50 साल का। और वैसे लोगों से विवाह होता था। तो बाल विवाह को भी उन्होंने क्या किया कि हटाने की कोशिश किया। एक विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाई गई। विधवा पुनर्विवाह, पहले होता था कि विधवा जब हो जाती है, देखिए सबसे पहले तो सती प्रथा को उन्होंने रोका, और जो सती प्रथा को रोका तो सती प्रथा से बचकर जो औरत रह गई, बचकर रह गई, उसका पुनः दोबारा उनका घर बसाने की व्यवस्था कर दी गई इनकी। यानी कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया, ठीक है? कन्या भ्रूण हत्या, यानी कि अगर कन्या जन्म ले लेती है, आपके घर में बेटी जन्म ले लेती है, तो उसे मार दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ों ने पूरी तरीके से हमारे जो उस समय के लोग थे, हमारे उस समय के जो समाज था, उससे पूरी तरीके से प्रभावित किया, और यही चीज़ 1857 क्रांति का एक कारण बना। ये हो गया आपका सामाजिक कारण। अब हम लोग बात करते हैं धार्मिक कारण के बारे में। किसके बारे में? धार्मिक कारण के बारे में। और धार्मिक कारण बहुत बड़ा कारण होता है। देखिए अगर आप हर कुछ भी चीज़ से मजाक कर लीजिए, लेकिन किसी के धर्म से आप मजाक नहीं कीजिए, चाहे कोई भी होवे, चाहे कितना भी कोई कमज़ोर हो जाए। आप अगर उसके धर्म के साथ खिलवाड़ कीजिएगा तो एक न एक दिन वो ब्लास्ट करेगा ही करेगा, है ना? वर्तमान की स्थिति देख लीजिए, क्या कंडीशन हमारे देश में हो रहा है।
धर्म के मामले में लोग भूल जाते हैं कि वो कौन है, उनका क्या औचित्य है, उनका क्या इस धरती पे उसका उनका क्या मतलब बहुत कुछ, ठीक है ना, वो सारी चीज़ को भूल जाते हैं। तो धार्मिक कारण के बारे में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, क्या है धार्मिक कारण। देखिए क्या हुआ था कि अंग्रेज लोग क्या करते थे कुछ समय, जो लोग ईसाई धर्म में ईसाई बनते थे, जो लोग ईसाई धर्म को मानते थे, ईसाई धर्म मानते थे, मानने वाले लोगों को नौकरियों में पदोन्नति कर दी जाती थी, पदोन्नति कर दी जाती थी, कर दी जाती थी, ठीक है, जाती थी। उस समय के लोग जो अंग्रेज लोग थे, उन्होंने क्या किया कि हमारे जो भारतीय धर्म थे, भारतीय धर्म चाहे हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, ये भारतीय धर्म को वो नीचे मजाक बनाते थे, भारतीय धर्म का मजाक बनाते थे, मजाक बनाते थे, ठीक है। तीसरी चीज कि मजाक बनाते थे, प्लस में ईसाई धर्म प्रचारकों पे छोड़ रखा था, अपने पैसे पे, अपने खर्चों पे ईसाई धर्म प्रचारकों को हमारे देश में छोड़ रखा था कि आप लोग क्या करो कि जितना हो सके भारतीय लोगों को ईसाई कबूल करवाओ, ईसाई धर्म में परिवर्तन करवाओ। ईसाई धर्म प्रचारक प्रचारक को छोड़ रखा था। नए नए यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस बन रहे थे, ठीक है, और ईसाई धर्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत चीज़ें हो रही थी। तो ये सब क्या होता है, लोगों में लगा कि अरे यार ये क्या है। अब समझो कि कोई आदमी हमारे एक कर रहा है, ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों को नौकरियों में पदोन्नति कर रहा है, तो किसी में ये लालच आ जाएगी कि यार आदमी तो पैसा कमाना चाहता है ना, यानी कि पैसे के लिए तो आज तो मर्डर भी किया जा रहा है ना। तो आप समझो, तो पैसे के लिए क्या धर्म नहीं बदला जा सकता। ये उस समय के ऐसे लोग सोच रहे थे कि यार पैसे के कारण अगर धर्म बदलने की बात आ गई, और ऐसी कंडीशन ही थी, बहुत खराब भयानक कंडीशन था, अकाल पड़ रहे थे, सूखा पड़ जा रहा था, यानी कि लोगों दाने दाने के लिए तरस रहे थे उस समय। तो ऐसे में ज़्यादा आपको सिर्फ धर्म परिवर्तन करने से अगर ज़्यादा आपको पैसे मिलते हैं, तो क्यों ना धर्म परिवर्तन कर लिया जाए, ये उस समय के लोगों का मानना था, ठीक है। तो ऐसे फिर क्या होता है कि जब ऐसी बातें होने लगी, तो उस समय के लोग ये सोचे कि यार ये क्या हो रहा है, ये तो गलत हो रही है हमारे साथ, बहुत गलत काम कर रहे हैं अंग्रेज लोग। तो फिर क्या करते हैं कि इसके विरुद्ध वो षड्यंत्र छेड़ देते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ अपने दिलों में इसके प्रति आग उपजा ही लेते हैं, ठीक है। ये धार्मिक कारण लगभग हो गए। अब हम लोग जानेंगे, लगभग आपको कंप्लीट हुआ ना। अब हम लोग जानेंगे धार्मिक कारण के बाद राजनीतिक कारण को। किसको जानेंगे, राजनीतिक कारण को, राजनीतिक कारण। देखिए राजनीतिक कारण में जो अंग्रेज लोग थे, उन्होंने क्या किया कि फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। ये तो आप लोग जानते हैं कैसी नीति अपनाई, फूट डालो और शासन करो की, यानी कि मात्र दो भाई हैं, उन दोनों में फूट डाल दो, उन दोनों में फूट दोनों को कमजोर कर दो, और जब दोनों कमजोर हैं तो दम भर उनको ऊपर हमला करके अपने में मिला लो। ये बात अंग्रेज हमेशा से करते आए हैं और करते रहे थे। जब 1757 के प्लासी की युद्ध लड़ाई हुई, इसके बाद वो निरंतर ऐसी चीजें करते रहे, ठीक है। तो फिर राजनीतिक कारण में क्या हुआ कि, और इसका एक प्रमुख कारण भी है, राजनीतिक कारण जो है ना एक प्रमुख कारण भी है, क्योंकि इसी कारणवश जो सतारा के महाराज हो गए, अवध के नवाब क्या है, अवध से जो बेगम हजरत महल महल थी, और झांसी के हो गए, कानपुर से, हमारे बिहार के आरा से, ये सारे लोग का कारण यही था, राजनीतिक कारण की वजह से ही ये सारे लोग इस पे कूद गए, 1857 की क्रांति में कूद गए। पहले तो सिपाहियों ने स्टार्ट किया, लेकिन धीरे धीरे इसमें किसान लोग, जमींदार लोग, जो राजा महाराजा थे, सारे लोग इसमें भिड़ते गए। ये बहुत बड़ी बात थी। राजनीतिक कारण में क्या होता था, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अंग्रेजों ने राज्य विस्तार की नीति अपनाई, विस्तार और फूट डालो
और फुट डालो, फुट डालो और शासन करो की नीति अपनाए, करो की नीति अपनाए, नीति अपनाए, अपनाए, ठीक है। एक और उन्होंने नीति अपनाई, उसको व्यपगत सिद्धांत कहा जाता है। व्यपगत सिद्धांत क्या कहा जाता है? व्यपगत सिद्धांत। इस व्यपगत सिद्धांत में क्या होता था कि अगर किसी राजा का, कोई भी राजा हो, ये लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में शुरू हुआ था, कि अगर कोई राजा है उसका संतान नहीं है, कोई संतान नहीं है, तो उसके दत्तक पुत्र, जो गोद लिया हुआ पुत्र है ना, जो कि आने वाले टाइम में राजा बनेगा, उसकी मान्यता को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता था। और अंग्रेजों ने यहाँ तक कहा कि अगर ऐसा होता है कि कोई भी शासक है, उसका कोई पुत्र नहीं होता है, उत्तराधिकारी नहीं होता है, तो वैसे राज्य को अपने अंतर्गत मिला लिया जाएगा, ठीक है, अपने अंतर्गत मिला लिया जाएगा। ये व्यपगत सिद्धांत है। और इसी व्यपगत सिद्धांत की वजह से अवध को मिला लिया गया, झांसी को मिला लिया गया, सतारा को, उदयपुर, और ऐसे बहुत सारे जो राज्य थे उनको व्यपगत सिद्धांत के कारण मिला लिया गया। तो इससे क्या होता है कि अशांति फैलेगी कि नहीं? आप बताओ, अशांति जरूर फैले। तो क्या होता है कि जो राजा महाराजा थे उन्होंने भी 1857 की क्रांति में भाग ले लिया। यहाँ तक कि एक बेलेजिले लाए थे सहायक संधि, उसके तहत भी बहुत सारे राज्यों को मिला लिया गया, अपने अंतर्गत कर लिया गया। कि सहायक संधि मतलब कि सैनिक शासन हम लोग संभालेंगे, आप लोग सिर्फ राज्य को संभालिए, और जितने भी विदेशी संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं, कुछ भी मामले हैं, अच्छे बड़े बड़े मामले खुद हम देखेंगे, आप सिर्फ आप राज्य का ही शासन कीजिए। तो ऐसी सी बातें होने लगी। लेकिन धीरे धीरे करते करते सहायक संधि के द्वारा ही सारे जो प्रदेश हैं, राज्य हैं, आपस में मिला लिए गए। तो ये इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। और क्या होता है कि 1857 क्रांति का एक और कारण बना। ये हो गए राजनीतिक कारण। आई होप कोई ये धीरे धीरे आपको कंप्लीट होते जा रहे हैं। अब हम लोग जानेंगे सैनिक कारण के बारे में, ठीक है। किसके बारे में जानेंगे? सैनिक कारण के, क्योंकि सैनिकों ने ही हमारे जो 1857 क्रांति है, इसकी शुरुआत तो सैनिकों ने किया था ना। तो सैनिक आखिरकार क्यों असंतुष्ट हुए भाई, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, जो सैनिक लोग हैं वो जो अंग्रेज और अंग्रेजी सेना में भारतीयों का प्रतिशत 87% था, और 13% मात्र अंग्रेजी सैनिक थे। यानी कि 100% में 87% भारतीय सैनिक थे अंग्रेजी सेना में, और मात्र 13% ही कौन थे? तो अंग्रेज लोग थे। लेकिन इनके तुलना में ज़्यादा होने के बावजूद इन्हें इनसे कमतर समझा जाता था, इन्हें कम आंका जाता था। और दोनों एक ही पोस्ट पे हैं, मान लीजिए कि दोनों नॉर्मली सैनिक हैं, आराम से दोनों सैनिक हैं, ठीक है, लेकिन इन्हें कम वेतन दिया जाता था, वेतन कम दिया जाता था, इन्हें वेतन ज़्यादा, वेतन कम, और इधर वेतन ज़्यादा दिया जाता था। तो समझिए, यानी कि एक भेदभाव हो रहा था। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा सैनिकों पे? खराब प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जो वहाँ के अधिकारी लोग थे, अधिकारी लोग उस सैनिक को गुलाम की तरह समझते थे। क्या समझते थे? केवल और केवल गुलाम की तरह समझते थे। वो कभी अपनी सहिष्णुता से अपने एक भाईचारा वैसे व्याप्त नहीं कर पाए, उनके दिलों पे कायम नहीं हो पाए। तो इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं? ठीक है, ये लोग, भारत के सैनिक लोग सोच रहे थे कि यार हम लोग एक ही जगह काम कर रहे हैं, उनका इतना सारे युद्ध जीतने में हम लोग मदद किए, लेकिन क्या अभी भी वो हमसे ही ऐसा अलग व्यवहार कर रहे हैं? ये तो किसी को भी खलेगा यार, अभी भी वर्तमान समय में आप देख लो, खलेगा कि नहीं खलेगा। फिर देखिए, एक और यहाँ पे मान्यता थी कि युद्ध के लिए, जब युद्ध के लिए जाना रहता था, तो उन्हें समुद्र पार करके भी, समुद्र को पार करके करके अन्य देशों में जाना रहता था, देशों में जाना रहता था। अब बतलाइए, पहले ऐसी मान्यताएं थी, धार्मिक मान्यताएं थी कि आप समुद्र को पार नहीं कर सकते हो। जब आप समुद्र को पार नहीं कर सकते हो, तो
सैनिकों का इस पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा कि यार धीरे धीरे करके हमारे धर्म के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं अंग्रेज लोग। तो ये सारे जो कारण है ये भी 1857 की क्रांति के कुछ एक बहुत बड़े इस कारण के रूप में उपज कर आया। समझ गए? ये सैनिक कारण कुछ हो गए। और एक और चीज़ को, जो सैनिक थे वो किसान से ही आते थे, किसान बैकग्राउंड था। वो किसान, जब किसानों पे अत्याचार किया जाता था, महालवाड़ी रैतवाड़ी जितनी भी लगान वाली व्यवस्था है, तो उनका भी दिल पसीजता था कि यार हम लोग के ही ऐसे, हम लोग के लोगों को ही हमारे सामने ही इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। तो लोगों में बहुत, जो सैनिक हैं उनके अंदर तो रहम था ना भाई, अपने ही लोग, चाहे आप कितना भी किसी के लिए काम कर ले, लेकिन खुद के लोगों पे अगर कुछ बातें आएंगी, अगर बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो आप निश्चित ही उससे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। आपके दिल में जरूर कुठाराघात होगा। आप जरूर उनके प्रति ईर्ष्या भाव रखने लगेंगे, उनके प्रति एक गलत चीज अपने अंदर, एक सही चीज ही मान लीजिए, गलत चीज नहीं, सही भावना ही लाएंगे कि यार गलत चीज कर रहा है, कम से कम इसको दबाना पड़ेगा, अब तो दबाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गई सैनिक कारण की बात। अब हम लोग तात्कालीन कारण की बात जानते हैं। यानी कि जो पहले ये सब तो बारूद तैयार हो ही गया था, बस चिनगारी डालने का जो काम किया वो तात्कालिक कारण ने कर दिया। कौन कारण ने कर दिया? तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण, अब ये तात्कालिक कारण क्या है समझिए। तात्कालिक कारण ये था कि पहले एक राइफल थी, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि पहले का जो राइफल था उसका नाम था ब्राउन बेस। ब्राउन बेस, इसमें क्या होता था कि रिलोड करने में, ये सब करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, इसका रेंज भी कम था। तो रेंज को बढ़ाने के लिए और जल्दी जल्दी गोली चली, इसके लिए एक नई राइफल लाई गई जिसका नाम था इनफील्ड राइफल। इनफील्ड राइफल, ठीक है, इनफील्ड राइफल। तो जो इनफील्ड राइफल था वो दिसंबर 1856 ईस्वी में लाया गया। ठीक है, दिसंबर 1856 ईस्वी में लाया गया और जनवरी 1857 में इसे सैनिकों को दे दिया गया कि आप लोग यूज करो। ठीक है, ये इनफील्ड राइफल हुई। लेकिन कहीं न कहीं से कुछ बातें पता चली गई, जो वहाँ पे सिपाही लोग थे उन्हें कुछ एक बात पता चली कि ये जो राइफल है उसमें जो कारतूस होता है ना, उसको दांत से निकाल करके, उसके ऊपर वाले जो पार्ट है उसको निकाल करके तब उसको भरा जाता था, जो राइफल है उसमें, और तब उसको चलाया जाता था। किसी को ये बात पता चल गई कि जो ये कारतूस है वो किससे बन रहे हैं, तो वो गाय और सुअर की चर्बी से बन रहे हैं। सुअर की चर्बी से बन रहे हैं। देखिए, उस समय हमारे देश में मुसलमान भी अच्छी खासी संख्या में रहते थे और हिंदू भी अच्छी खासी संख्या में रहते थे। यही अनुपात अ, अंग्रेजी सेना में भी था भारतीयों का, क्योंकि गाय तो हमारे हिंदू धर्म में क्या है, एक माता का समान हम उनको मानते हैं। तो गौ माता का हम कभी यूज नहीं कर सकते, उनके चमड़े को निकाल नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो इस्लाम धर्म है, हमारे देश में इस्लाम धर्म है, उसमें सुअर की, जो सुअर है वो प्रतिबंधित है। ठीक है, यानी कि सुअर को देखते ही दूर हट जाने की बात लिखी गई है, यह कुरान की बात है। सुअर देख लो आप, बस उससे दूरी बना लो, ये कुरान में भी लिखी गई है। तो समझिए, जिस प्रकार से ये बात हुई, तब हमारे देश के जो हिंदू मुस्लिम थे, सैनिक थे, उनको ऐसा लगा कि अरे यार, अब तो पानी जो है वो सर से ऊपर जा रहा है। अब इनको जब तक हम सबक नहीं सिखाएंगे, तब तक नहीं रहा जा सकता है, एकदम रुक ही नहीं सकते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, इतना काम किया कि यार हमको विदेश में भेज दे रहा है, चलो ठीक है, उतना तक तो ठीक है, लेकिन अब गौ मांस को हम लोग खिलाओगे, सुअर के मांस को, जिससे हमें प्रतिबंधित है, हमारे धार्मिक ग्रंथों में प्रतिबंधित है, क्या तुम उसे हमारे मुंह में लगाओगे? अब यहाँ मामला भड़क गया। ठीक है, मामला भड़क गया, तब यहाँ से क्रांति की शुरुआत हो जाती है। और एक बहुत बड़े सैनिक थे, जो कि एक बहुत अच्छे इंसान थे, अच्छे इंसान, एक तड़ंग भड़ंग करने वाले महापुरुष
मंगल पांडे, उन्होंने क्या किया, जो कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, इनसे बिलोंग करते थे, वो क्या किए कि 29 मार्च के दिन वहाँ जो जहाँ के वो थे, 29 मार्च के दिन वो अपने जो उच्चतर अधिकारी हैं मेजर बाग और हुल्सन, इन दोनों की हत्या कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। हत्या कर देने के बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और 8 अप्रैल के दिन इन्हें फांसी पे लटका दिया जाता है। आप लोग एक मंगल पांडे वाला पिक्चर देखिएगा, उससे अच्छे नॉलेज आपको गेन होगी। तो आज के लिए इतना ही हम लोग रुकते हैं। आने वाले वीडियो में इससे जो क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्रांति के केंद्र कहाँ था, कौन कौन नेतृत्व किया, किस प्रकार से क्रांति को दबाया गया, इस सारी बातों को हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। ठीक है, अभी यहीं के लिए रुक जाते हैं। जय हिंद।